आदाब नाजरीन, INE टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए देखते हैं ये तफसीलात। पहला इंतखाबी जलसा हल्के असम्बली बहादुरपुरा में आज मुनक्कद किया जा रहा है। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे दोबारा ये मौका इनायत फरमाया कि मैं सरजमीन हैदराबाद के गयूर अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं सरजमीन हैदराबाद की नुमाइंदगी कर सकूं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में। मैं शुक्रगुजार हूं मेरे तमाम मजलिसी रुफ़ा का कि जिसकी तारीफ और हिमायत हमेशा मेरे साथ रही। मैं शुक्रगुजार हूं मुहिबान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, बुजुर्गों का, हमारी गयूर माँ और बहनों का कि उन्हीं की दुआएं और मेहनत का नतीजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मुकाम तक पहुंच सकी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान में पार्लिमानी इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो चुका और तेलंगाना में 11 अप्रैल को पहले ही मरहले में इंतखाबात की रायदही का दिन है। अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं रहा, मुख्तसर सा वक्त हमारे पास है। मैं आपके सामने सिर्फ चंद बातें कर अपनी बात को खत्म कर दूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हैदराबाद की पार्लियामेंट की नशिस्त पर बुजुर्ग जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 1962 में पहली मरतबा मरहूम सदर अब्दुल वाहिद ओवैसी फख्र मिल्लत अलैहि रहमा ने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद मुख्तलिफ इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के, मजलिस ने उन इंतखाबात में हिस्सा लिया और आखिरकार 23 साल के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद की पार्लियामेंट की नशिस्त पर कामयाबी हासिल की और मरहूम कायद सालार मिल्लत ने इस सीट पर कामयाबी हासिल की और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी बरतरी को बरकरार रखा। हमने अपनी सीट पर अपनी बरतरी को बरकरार इसलिए रखा क्योंकि हमने अपने सियासी शऊर की बुनियाद पर, अपनी जमात की बेलोस वाबस्तगी की बुनियाद पर हमने अपने इत्तेहाद की अहमियत को समझा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आप तमाम के वोट, ताउन और दुआओं के नतीजे में हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर अपनी बरतरी को और अपनी कामयाबी के इस रिकॉर्ड को बरकरार रखा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बात बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में बहुत कम तादाद में अक़लियती अराकीन पार्लिमान मुंतखब होकर आते हैं। आदाद शुमार ये बताते हैं कि 16वीं लोकसभा में सिर्फ 23 मुस्लिम अक़लियत के उम्मीदवार मुख्तलिफ सियासी जमात से कामयाब हो पाए। मैं ये बात कि मजहबी जज्बात को मजरू करने के लिए नहीं कह रहा हूं,
بلکہ یہ بات اس لیے کہنے پر مجبور ہوں کہ ہمارے ملک کی جمہوریت شراکت داری کی جمہوریت ہے، پارٹیسپیٹیو فارم آف ڈیموکریسی ہے، اور ہمارے بزرگوں نے جب اس ملک کے آئین کو، سنویدھان کو بنایا تو انہوں نے خواب دیکھا کہ اس ملک میں شراکت داری کی جمہوریت رہے گی، جس میں ہر مکتب فکر کے لوگوں کو، ہر مسلک کے، ہر تہذیب کے لوگ اور ان کے ماننے والوں کو اس ایوان میں نمائندگی حاصل ہوگی۔ مگر آج کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے، اور حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ صرف ایک مظلوم قوم کی یا بے باک آواز نہیں ہے، بلکہ مرحوم قائد سالار ملت نے جو اپنی بے باک قیادت کے ذریعے ہم کو جو مزاج دیا اور ہم کو مرکز سیاسی کی اہمیت کو سمجھایا، اور جس بے باکی اور جس بہادری اور جس مدبرانہ طریقے سے مرحوم قائد سالار ملت نے مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کو، سرزمین دکن کے بسنے والوں کو مرکز سیاسی کی اہمیت بتائی، اور یہی اہمیت اور خصوصیت مجلس اتحاد المسلمین کے ایوان پارلیمنٹ میں مرحوم قائد کی تقاریر میں موجود ہے۔ اگر آج بھی کوئی جا کر ہندوستان کی لوک سبھا کی لائبریری میں بیٹھ کر مرحوم قائد کے تقاریر کو نکال کر پڑھے گا تو سالار ملت کی تقاریر کے ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ یہ کہے گا کہ مرحوم قائد ایک بے باک طریقے سے مرکز سیاسی کی اہمیت کو بتا رہے تھے۔ وہ سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کی کوشش کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ دیکھو یہ ایوان ہے ہندوستان کی پارلیمنٹ کا، جس میں جب تک آپ کے نمائندے کامیاب ہو کر نہیں جائیں گے آپ کے ووٹوں کے ذریعے، وہ غریب مظلوموں کی آواز نہیں بن سکیں گے۔ اور یہی کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا۔ آج حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ صرف مجلس اتحاد المسلمین کی سیٹ نہیں ہے، حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ صرف ملت مظلومہ کی ایک بے باک آواز نہیں ہے، حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ صرف اقلیتوں کی ایک بے باک آواز نہیں ہے، حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پورے ہندوستان میں اس پارلیمنٹ کی سیٹ کو ایک خصوصیت اور اہمیت حامل ہے کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہندوتوا کے خلاف ایک بے باک آواز ہے اور بے باک پہچان ہے۔ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ آر ایس ایس کے اس خواب کو چکنا چور کرنے کا نام ہے جو ہندوستان کے سیکولرزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو ہندوستان کے کمپوزٹ کلچر کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص کامیاب ہو کر کیا کرے گا، تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تعداد ہمیشہ کام نہیں کرتی۔ تاریخ گواہ ہے انسانیت کی کہ جس کے حوصلے بلند ہوں گے، جس کی نیت میں اخلاص ہوگا، اور وہ کام اگر اللہ کی ذات پر توکل کر کے کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ یہی کام مجلس اتحاد المسلمین نے کیا۔ مخالفین مجلس اتحاد المسلمین انگلیاں اٹھاتے ہیں، اپنی زبان کو چلاتے ہیں، اپنے اخبار میں مجلس کے خلاف جھوٹی خبریں لکھ کر اخبار کو کالا کرتے ہیں، مگر آج یہ بات ماننا پڑے گا کہ مجلس اتحاد المسلمین نے جس بے باکی کے ساتھ ہندوستان کی لوک سبھا میں غریب اور مظلوم عوام کے مسائل کو اٹھایا، دلتوں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، ان کے انصاف کا مطالبہ کیا،
मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ अगर घर वापसी के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर या फिर मॉब लिंचिंग के नाम पर अगर वाक़यात हुए तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट का रिकॉर्ड गवाह है कि किसी ने बेबाकी के साथ इन तमाम वाक़यात को बेझिझक होकर हिंदुस्तान की बरसर-ए-इक़्तिदार जमात, जिसका वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी है, उसके सामने इन मसाइल को बयान किया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बयान किया। हमने अल्फाज चाप कर, हमने घबरा कर, न हमने डर कर अपने मसाइल को बयान किया, बल्कि हमने बेखौफ होकर, बेझिझक होकर इस बात की परवाह नहीं की कि बरसर-ए-इक़्तिदार जमात के पास 280 अरकान पार्लिमान है और एक शख्स हैदराबाद के अवाम ने उसको मुंतखब किया और खड़े होकर 280 के तूफान के सामने खड़ा होकर आपकी आप बीती को, आपकी तकालीफ को, आपके जुल्म को बयान करता है, इंसाफ का मुतालबा करता है। तो हमने दुनिया को बता दिया कि तुम्हारे पास अगर 50 MP है या 20 है या 25 है, वो कुछ काम के नहीं है। अगर उनमें इखलास नहीं है, उनमें अगर उनकी जबानों को ताला लगा दिया गया तो फिर वो तुम्हारी तादाद कोई काम की नहीं है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट अगर कोई रुकने पार्लियामान मुंतखब होकर जाता है तो वो मुशायरा सुनने के लिए नहीं, ना शायर बनकर जाता है, बल्कि अवाम जिसको अपना नुमाइंदा बनाकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भिजाती है तो अवाम इस उम्मीद पर उसको डालती है धूप में खड़े होकर कि जब ये पार्लियामेंट को जाएगा तो ये मेरे मसाइल की तर्जुमानी करेगा, ये गरीबों के हक के लिए लड़ेगा, ये उस रियासत से जिससे उसका ताल्लुक है उसके इंसाफ के लिए लड़ेगा, ये फिरका परस्त ताकतों के खिलाफ मेरे ढाल बनेगा, ये जालिमों के जुल्म के खिलाफ एक आवाज उठाएगा। और अवाम ये चाहती है कि आपके मसाइल उठाए जाएं। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। क्यों किया? क्योंकि मरहूम कायद ने हमको सिखाया। आज टीवी है, टीवी के चैनल के जरिए आप सुन लेते हैं, मगर जब मरहूम कायद अपनी तकारीर के जरिए, अपनी दलाइल के जरिए और अपनी उस गरजदार आवाज के जरिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के दरो दीवार को हिला देते थे, उस वक्त टीवी नहीं था। इसीलिए अगर आप ऐवान पार्लियामेंट के लोकसभा की लाइब्रेरी में जाकर मरहूम कायद के तकारीर का मुताला करेंगे तो मैंने कई मरतबा मरहूम कायद के तकारीर को निकाल कर पढ़ा। अब यकीन मानिए, जब कभी भी सालार की तकारीर को पार्लियामेंट में पढ़ता हूं, असदुद्दीन ओवैसी को एक नया जोश, एक नया हौसला और उसमें एक नई बात नजर आती है कि जिस शख्स ने 25-30 साल पहले जो बात कही थी वो आज भी रेलेवेंट है, वो आज भी सच है। इससे अंदाजा होता है कि मरहूम कायद की दूरंदेशी क्या थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी है। ये हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपके सियासी शऊर की एक मिसाल है। ये हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपके इत्तेहाद का नतीजा है। ये हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी एक ताकत है। ये हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट आपकी एक शनाख्त है। ये हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के दुश्मनों के खिलाफ एक आवाज है। इसीलिए मैं आपके दरमियान में खड़े होकर अपने लिए नहीं बल्कि जमात के लिए, आपके लिए अपील कर रहा हूं कि हमको अपनी इस सीट पर अपनी बरतरी को बरकरार रखने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने के वोट का सही इस्तेमाल करें। 11 अप्रैल के दिन यकीनन यहां पर पोलिंग हुई और पोलिंग करीब 50% तक गई। मेरी आपसे गुजारिश है कि उस्मान बाग के इस इलाके में हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़ना चाहिए। क्यों 50% तक आकर रुकेगा? क्यों नहीं आप उसको 90% कर सकते हैं और करना भी चाहिए आपको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों,
मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं कि आप 11 अप्रैल के दिन अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए और आपकी जमात मजलिस को एक तारीख साज कामयाबी से हमकिनार करवाइए। लोग कहेंगे, बहुत सी बातें कहेंगे, मगर मेरे भाई 4.5 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लो आप। हमारे मुल्क की तारीख के कई हिस्से हैं, मगर 4.5 साल में 2014 में जब हिंदुस्तान की आवाम ने बीजेपी को इख्तिदार से नवाजा और 280 उनके एमपी जीत कर गए, नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान के उस अजीम ओहदे पर फाइज किया गया। वजारत उज़्मा के 280 सीट जीतने के बाद जो पहली तकरीर नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में की, उसी वक्त मुझे उनकी जहनियत का अंदाजा हो चुका था। मैं जानता था कि इस शख्स ने अपनी जिंदगी के 25-30 साल आरएसएस की शाखाओं में गुजारा है। ये आरएसएस की सोच में डूबा हुआ शख्स है। और आरएसएस क्या कहती है, उनके किताबों में अगर आप पढ़ेंगे, गोलवालकर की किताब पढ़ेंगे, दीनदयाल उपाध्याय की लिखी किताब को आप पढ़ेंगे, तो आपको मालूम हो जाएगा कि हिंदुस्तान के कॉम्पोजिट कल्चर के, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म के खिलाफ है ये लोग। मगर हमने समझा कि शायद वजारत उज़्मा के ओहदे पर बैठने के बाद इनको हिंदुस्तान के आईन का लिहाज रखेंगे। मगर अपनी पहली तकरीर में नरेंद्र मोदी ने अपनी जहन की अक्कासी कर दी और खड़े होकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कहा कि हमको इख्तिदार मिला तो 1200 साल की गुलामी के बाद मिला। आप बताइए, गुलामी का दौर तो अंग्रेजों के 200 साल का था, मगर हिंदुस्तान के इस अजीम ओहदे पर जिस शख्स को बैठने का मौका मिला, जिस कुर्सी पर नेहरू बैठे, जिस कुर्सी पर शास्त्री बैठे, जिस कुर्सी पर इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई बैठे, जिस कुर्सी पर चरण सिंह बैठे, जिस अजीम कुर्सी पर देवे गौड़ा, गुजराल, विश्वनाथ प्रताप सिंह बैठे, अटल बिहारी वाजपेयी बैठे, उस कुर्सी पर वजीर आजम बैठकर कहते हैं कि हमको इख्तिदार मिला तो 1200 साल की गुलामी के बाद मिला। तो मेरे बाजू एक एमपी बैठे थे, शायद कांग्रेस के थे, उन्होंने मेरी तरफ पलट के पूछे, ओवैसी साहब ये क्या 1200 साल की है? तो मैंने कहा ये दिल्ली के उस तारीख का हवाला दे रहा है जब किसी वक्त में यहां पर मुसलमान हुक्मरान थे। माने उसको भी गुलामी का दौर वजीर आजम ने कह दिया। हिंदुस्तान के आईन पर हल्फ उठाया कि मैं किसी से भेदभाव नहीं करूंगा, मैं मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं करूंगा, मैं सबको बराबरी से देखूंगा, इंसाफ करूंगा। और यही ओट, यही हल्फ हर वजीर आजम को, मरकजी वजीर को लेना पड़ता है। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने अपनी पहली तकरीर में अपनी जहनियत की अक्कासी कर दी कि हमको सत्ता मिली 1200 साल की गुलामी के बाद। बताइए आप, क्या 1200 साल की गुलामी का दौर था जब ताजमहल बनाया गया, जब लाल किला बनाया गया? क्या वो गुलामी का दौर था? क्या जब ख्वाजा अजमेरी हिंदुस्तान को आए, क्या वो गुलामी का दौर था? क्या जब महबूब इलाही ने निजामुद्दीन की बस्ती में बैठकर इंसानियत की खिदमत की, क्या वो गुलामी का दौर था? क्या आगरा का किला जब बना, क्या वो गुलामी का दौर था? क्या जब हजरत यूसुफैन सरजमीन दखन को आए तो क्या वो गुलामी का दौर था? क्या जब किले गोलकुंडा के किले में हमले, वहां की तारीख है, क्या वो गुलामी का दौर था? अंग्रेजों की हुकूमत गुलामी का दौर था, मगर वजीर आजम ने कह दिया 1200 साल। ये उनकी जहनियत है। अब आप अंदाजा लगाइए, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स आपके सामने हैं। मैंने हमेशा कोशिश की
کہ جو بھروسہ اور اعتماد عوام نے مجلس اتحاد المسلمین نے پر کیا، جو سیاسی سوچ، جو طریقہ مرحوم قائد سالار ملت نے ہم کو دکھایا، ہم اسی راستے پر چلیں گے۔ مرحوم قائد کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ بے باک طریقے سے قائد نے بتایا کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بزرگ بیٹھے ہیں، مرحوم قائد کے تقاریر کے وہ جملے ان کی گرجدار آواز میں آج بھی میرے دل و دماغ پر موجود ہے کہ مرحوم قائد ہمیشہ اپنی تقریر میں کہتے تھے کہ ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اپنی پہلی تقریر میں اٹھ کر ہندوستان کے وزیر اعظم کے سامنے کہا کہ سنو، میں کون ہوں؟ میں نے ہندوستان کے وزیر اعظم کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ سنو ہندوستان کے وزیر اعظم، میں محسن شیخ کا چچا ہوں، میں عشرت جہاں کا بھائی ہوں۔ یہ تقاریر میری پارلیمنٹ میں آج بھی موجود ہے۔ تو بڑا ہنگامہ ہوا پارلیمنٹ میں، حسب روایت مجھ پر الزام لگا دیے گئے۔ میں نے کہا ہاں بتاؤ تم کو کیا تکلیف ہے؟ پارلیمنٹ میں سناٹا طاری ہو گیا کہ کون ہے یہ شخص کہ جو 280 کی سیٹ جیت کر آیا ہے اور کھڑے ہو کر پکار کر یہ باتیں کہہ رہا ہے۔ میرے بھائی یہی تو چیز ہے۔ کیوں ہم بول سکتے ہیں؟ کیونکہ مجلس اتحاد المسلمین کا مزاج ہے۔ یہاں کی سرزمین کے بسنے والوں کی تاریخ رہی ہے کہ ہم نے کبھی بھی ڈرنے اور گھبرائے نہیں۔ ہم نے ہمیشہ حق کو بے جھجک ہو کر بیان کیا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ یہی چیز پسند نہیں آتی ان تمام لوگوں کو۔ مجلس پر الزام لگاتے مجلس فرقہ پرست ہے، مجلس ایسی ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے کہ بتاؤ اسد الدین اویسی آپ کا مقابلہ کس سے ہے؟ آج یہیں صبح دورہ کر رہے تھے تو ہمارے ٹی وی کے صحافی جو ہمارا انٹرویو لینے آئے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ کا مقابلہ کس سے؟ میں نے کہا کس پارٹی سے؟ میں نے کہا کوئی پارٹی سے نہیں ہے۔ پھر کس سے ہے؟ میرا مقابلہ اس ذہنیت سے ہے جو پسند نہیں کرتے کہ ہندوستان کی شراکت داری کی جمہوریت میں مجھے اپنا حصہ ملے۔ میرا مقابلہ ان طاقتوں سے ہے جو مجھے سیکولرزم کے نام پر 70 سال سے لوٹتے آ رہے ہیں۔ میرا مقابلہ ان طاقتوں سے ہے جو میرے وجود کے خلاف ہے، جو میری تہذیب کے خلاف ہے۔ میرا مقابلہ ان طاقتوں سے ہے اور یقیناً ہمارا مقابلہ انہی طاقتوں سے ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، 4.5 سال بی جے پی کو حکومت کرنے کے لیے ملے، کون سا کارنامہ انجام دیے؟ عجیب ہمارے وزیر اعظم ہیں، پہلے تو کہا کہ میں چائے والا ہوں، ہم نے کہا کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ پھر کہا کہ میں فقیر ہوں، ہم نے کہا کوئی بری بات نہیں ہے۔ پھر کہا کہ میں ماں گنگا کا بیٹا، ہم نے کہا اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے۔ پھر کہا کہ میں او بی سی ہوں، ہم نے کہا کوئی بری بات نہیں ہے۔ پھر کہا کہ میں غریب کا بیٹا، ہم نے کہا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اب کہہ رہے میں چوکیدار ہوں۔ ارے بھائی کبھی آپ یہ بھی تو بول دو کہ میں پردھان منتری میں وزیر اعظم بھی ہوں۔ آپ سب ہیں مگر وزیر اعظم بھی ہے نہیں، آپ پرائم منسٹر ہے یا نہیں بتا دیجیے آپ۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ میں چوکیدار ہوں، ہندوستان کے وزیر اعظم۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی کہ بچہ اچھا انسان بنے تو تعلیم حاصل کرے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، آرکیٹیکٹ بنے، وکیل بنے، آئی اے ایس آفیسر بنے، آئی پی ایس آفیسر بنے، کلیکٹر، ڈپٹی کلیکٹر، تحصیلدار بنے۔ اب آپ ایک نیا فارمولا نکالے، چوکیدار بن جاؤ۔ عجیب و غریب بات۔ وزیر اعظم آپ ہیں، کبھی وزیر اعظم کے اس عظیم عہدے کی عظمت کا تو لحاظ رکھیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ چلیے چوکیدار، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے،
मगर हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप कैसे चौकीदार हैं? आपने 2014 में वादा किया था कि नौजवानों को हर साल मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आप कैसे चौकीदार हैं कि आपने उस वादे को पूरा नहीं कर सके? आप कैसे चौकीदार हैं कि रातों रात आपने 500 और 1000 की नोट को गायब कर दिया और एक गरीब जो अपनी बच्ची की शादी के लिए तरस रहा था, तड़प रहा था, आपने उसका मजाक उड़ाया। आप कैसे चौकीदार हैं? आप कैसे चौकीदार हैं कि मक्का मस्जिद में बम ब्लास्ट हुआ, 9 लोग मारे गए, कोर्ट ने उनको बरी किया? तुम कैसे चौकीदार हो कि तुम उनके खिलाफ अपील भी नहीं करते? आप चौकीदार हैं ना? आप कैसे चौकीदार हैं कि मस्जिद के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, 9 लोग मारे गए, जिसमें 13 साल का बच्चा भी शहीद हो गया, जिसका सर उड़ गया था? आप कैसे चौकीदार हैं कि कोर्ट ने उसको बरी कर दिया तो आप अपील भी नहीं करते? क्यों नहीं करते? क्योंकि आप चौकीदार हैं तो आपकी आंखों में असीम आनंद आपका महबूब है, आप अपील नहीं करते। आप कैसे चौकीदार हैं कि ख्वाजा अजमेरी के आस्थाने पर बम ब्लास्ट हुआ, आप अपील नहीं करते, असीम आनंद बरी हो गया? अरे आप चौकीदार, मगर आपकी आंखों में मोहब्बत असीम आनंद की है, इंसाफ की मोहब्बत क्यों नहीं है आपकी आंखों में? अगर आप चौकीदार हैं तो मक्का मस्जिद में मरने वाले हिंदुस्तानी हैं जिनको बम रखकर मार दिया गया था, आप कैसे चौकीदार हैं? आज समझौता ब्लास्ट का फैसला आया, आप कैसे चौकीदार हैं कि मालेगांव में आपकी हुकूमत, आप चौकीदार रहते हुए रोहिणी सालियान प्रोसिक्यूटर से कहते हैं कि वो जो एक्यूज है, मुल्जिमीन है, उनके खिलाफ वह नरम जाइए। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में उनसे उनकी मोहब्बत। कैसे चौकीदार हैं आप कि आप इन लोगों के लिए नरम रवैया रखते हैं? कैसे चौकीदार हैं आप कि समझौता ट्रेन ब्लास्ट का आज फैसला आया जिसमें मरने वाले 25 हिंदुस्तानी भी हैं, बम ब्लास्ट, टेररिस्ट ऑफेंस, दहशतगर्दी का वाकया? कैसे चौकीदार है? अगर आप वाकई में चौकीदार हैं तो ऐलान कर दो कल कि मैं इस फैसले के खिलाफ अपील करूंगा जो कोर्ट ने असीम आनंद को बरी कर दिया। अरे आप कैसे चौकीदार हैं? इतना असीम आनंद से क्यों डरते? मोहब्बत क्यों है आपको? तो मालूम हुआ कि असीम आनंद किसी जमाने में आरएसएस से वाबस्ता थे। चौकीदार आप हैं, मगर अगर कोई आरएसएस का है तो आपके लिए दिलरुबा है। बताइए कैसे आप चौकीदार हैं? कौन सा काम आपने सही किया? बताइए। आप नौकरियां आपने दी, चलिए आप चौकीदार हैं, नौकरियां नहीं मिली। अरे आप कैसे चौकीदार हैं कि इतना बड़ा 56 इंच का तुम्हारा सीना और उरी पुलवामा में बम ब्लास्ट हो गया? कैसे आप चौकीदार हैं कि आप चौकीदार हैं और आपकी नाक के नीचे 50 किलो आरडीएक्स पुलवामा चला जाता है? अरे आप कैसे चौकीदार हैं कि 40 से ज्यादा सीआरपीएफ के हमारे बहादुर लोग मर जाते हैं? तुम कैसे चौकीदार हो कि उरी में आर्मी बेस पर घुसकर मारा गया? अरे आप कैसे चौकीदार हैं कि पठानकोट के अंदर एयरफोर्स के बेस में घुसकर मारा गया? मगर आप चौकीदार हैं। क्या चौकीदारी कर रहे आप? ना आपको चौक की फिक्र, ना किसी की फिक्र। अरे इस मुल्क को चौकीदार नहीं चाहिए, इस मुल्क को एक ईमानदार वजीर आजम चाहिए। इस मुल्क को एक ईमानदार वजीर आजम चाहिए। इस मुल्क को चौकीदार नहीं, इस मुल्क को एक खादिम चाहिए। इस मुल्क को खादिम चाहिए। इस मुल्क को ऐसा आदमी चाहिए जो हिंदुस्तान की संविधान को, आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को समझे, उसकी रूह को समझे। और हिंदुस्तान की आइन की रूह क्या है? सेकुलरिज्म है, इंसाफ है,
फ्रेटर्निटी है, लिबर्टी है, ये इस मुल्क के संविधान आइन की रूह है। मगर आप तो बस थोड़े दिन पहले कुछ और बात, अब चौकीदार कहे के चौकीदार। हाई कोर्ट में आज सीबीआई जाती है, सीबीआई जाकर कहती है कि इशरत जहां के एनकाउंटर में वंजारा नरेंद्र अमीन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए गुजरात की हुकूमत हमको मंजूरी दे, मगर चौकीदार आप हैं। गुजरात की सरकार बोलती नहीं दे सकते, परमिशन नहीं दे सकते। अरे डरते क्यों हो तुम? जब तुम चौकीदार हो तो तुम क्यों डर रहे वंजारा से? जब तुम चौकीदार हो तो नरेंद्र अमीन से क्यों डरते हो? अरे दो ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, बचाना है उनको। मेरे भाई बताइए आप, ये कौन सी हुकूमत है जो सिर्फ जहां पर इनकी आइडियोलॉजी रखते हैं लोग उनको अपने खरीद कर लेते हैं? चौकीदार के नाम से तो बहुत बड़ा। और वो नरेंद्र अमीन अपने ट्विटर अकाउंट पे लिख दिया कि मैं चौकीदार नरेंद्र अमीन। तो दिल्ली के चौकीदार ने कहा कि ये मेरा चौकीदार, मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा। ये अजीबोगरीब बात है, अजीबोगरीब बात है। मेरे भाई, यही चीज है जो हमको समझने की जरूरत है कि जो वादे किए थे नौकरियों के वो टाई हो गए। चीन से कहा था कि हम 56 इंच का सीना रखते, मोदी ने कहा था हम चीन को ऐसा कर देंगे। बाद में किसी ने जाकर कहा चीन है, चीनी नहीं है। तो बोले क्या करना? तो इनके एक मुशीर आला ने कहा जो जेम्स बॉन्ड के नाम से मशहूर है, ये रैम्बो है। जेम्स बॉन्ड ने कहा अहमदाबाद को बुलाओ चीन के सदर को और झूला झुलाओ, झूला। तो चीन के सदर आए, वजीर आजम चीन के सदर के साथ झूले में बैठ के जुज्जू झक्का जुज्जू झूला दे रहे, ले झूला ले झूला। तो चीनी बोला अच्छा है, बैठो। तालाब के किनारे धक्का दे रहा, बैठा हूं, देख रहा था। और आप अपने कपड़े पहन के खुश झूला दिए। उन्हें बोला दे झूला, मैं भी झूला देता हूं। खूब झूला दिए। बच्चे, छोटे बच्चे को झूला दिए तो सो जाता हूं। अम्मा झूले लुटा के बोलती सो जा बाबा, सो जा पापा। इन्हें समझे, इन्हें सो जाता। आपकी ये झूला डिप्लोमेसी, झूला डिप्लोमेसी। और फिर तकरीर में बोलते मेरा क्या है, हम ऐसा कर दिए घर में घुस के मारेंगे। अपनी तकरीर में नरेंद्र मोदी ने कहा था घर में घुस के मारेंगे। यहां तो झूला झूला बात से भी राजी नहीं था। घर में गुस्सा भूल गए। वो शैतान मसूद अजहर, वो दहशतगर्द मसूद अजहर, वो टेररिस्ट मसूद अजहर, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा ब्लैकलिस्ट करना था, चीन ने कहा नो, नहीं करने देंगे। आपने वुहान समिट किया, नाकाम। यानी 5 साल के अंदर, 4.5-5 साल के अंदर हर महाज पर हुकूमत नाकाम, हर महाज पर नाकाम। लोग जब मुझसे पूछे कि हमारे हुकूमत के एयरफोर्स ने वहां पर बालाकोट में बम गिरा, मैंने कहा यस। तो बीजेपी की जहरियत रखने वाले रिपोर्टर मेरे पास आकर पूछे आप ऐसा सही बोले? मेरा क्यों शक हो रहा तुम्हारे को? बोले आप बोल सकते। मेरा क्यों नहीं बोलना? मुल्क आपका है, हमारे अब्बा का है ना। ये हम तो बदनाम हो गए मेरी तकरीर चला चला के कि अब्बा का मुल्क, अब्बा का मुल्क है। अब्बा के मुल्क पर जो हमला करेंगे हमारा दुश्मन है। तो बोले आप बोले, मिला आप बोले, आप क्या है बोलो? नहीं, वो दूसरी पार्टी वाले बोले ऐसा नहीं हुआ, हमारा दूसरी पार्टी से जाके पूछना, हम अपनी पार्टी की बात कर सकते हैं। बालाकोट का हमला, हम बोले यस बिल्कुल है, मानते उस बात को हम, मगर ये बात समझ में नहीं आई।
हुकूमत हिंद की तरफ से कहा गया, हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, वजारत खारजा के सेक्रेटरी ने बयान किया, मैं इसको कबूल करता हूं, मगर इनके कैबिनेट के मंत्री क्या बोलते देखो आप। एक मिनिस्टर अमित शाह बोले, यानी वो बम गिराए तो अमित शाह बोले 250 मर गए। एनडीए के स्टेटमेंट में कुछ भी नहीं है, मगर अमित शाह क्योंकि उनको ज्यादा इल्मे गैब है, उन्होंने बैठ के देख लिए, इतने मारे गिने उन्होंने जाके, यानी जिस्म से इनकी रूह निकल के जाके चेक करी 1 2 3 4 5 6 7 8 250 बोल दिए। उसके बाद इनके एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उन्होंने बोले 300। उसके बाद इनके एक और मिनिस्टर है जो बोले नहीं कोई नहीं मरा, खाली डराना हमारा मकसद था। फिर होम मिनिस्टर बोले 300 सेल फोन थे, पूरे बुझ गए। मैं बोला भाई साहब ये तुम लगा क्या कोई चौक की मंडी में जाके क्या पान का पत्ता खरीदे, 200 ले ले, नींबू ले, क्या बात है। मगर वोट हासिल करना है, वोट हासिल करना है, लोगों के दिलों में जज्बात से मगलूब कर देना। हिंदुस्तान की आवाम गरीब को भूल जाए, नौकरी को भूल जाए, महंगाई को भूल जाए, नोटबंदी को भूल जाए, जीएसटी को, ये लगा दिए, शोषा लगा दिए। अब जरा ठंडे पड़ गए, अब उनको मालूम कि उसका असर कुछ नहीं हुआ तो चौकीदार। तो हम भी बहुत तेज हैं, बोले ठीक है तुम जो बोले उसका जवाब हैदराबाद से होगा। दूसरों में नहीं है, टाइम बेचारे सोचते रहते यूं यूं यूं, कुछ नहीं है। या हम बोल सकते, इनको पूछ सकते। और आज आप यही चीज है कि इनको बड़ी तकलीफ होती संघ परिवार के लोगों को कि क्या कर रहे हैं, ये भड़काव भाषण देती है। अरे कोई भड़काव नहीं देते, दलाइल को सामने रखते हैं। हम ना कभी किसी के मजहब के खिलाफ थे, ना किसी मजहब के खिलाफ रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। यकीनन मैं मुसलमान हूं, मैं क्या डिनाई कर दूं, यकीनन मैं मजहबी मुसलमान हूं, मैं मस्जिद को जाता हूं, मैं तमाम मेरे दीन के काम करता हूं, जमहूरियत मुझे इजाजत देती है, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे इस बात की इजाजत देता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब यहां से 3 मिनट, अब यहां से इलेक्शन शुरू होगा, वो बेचारे पुरानी कांग्रेस भी आएंगी, अब कांग्रेस भी आएंगे। असेंबली का इलेक्शन हुआ 3 महीने पहले, अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम ने मिलकर उनको शिकस्त दे दी। अब तो कांग्रेस का ऐसा हाल है कि हर आदमी बोल रहा ओवैसी साहब जरा मिल सकते क्या? बोला क्यों नहीं, जरा जाना है उधर केसीआर कने। बोला भाई सिया चले जाओ, मेरे कने बताओ। अब सब जाना चाह रहे, कोई बोले नहीं अब नहीं है, दमी नहीं है, पूरा घर खाली होगा कांग्रेस का। अखबार ने लिख दिया गलती से कि कोई मेरे पास घर पे नाश्ते की दावत हुई। अरे मैं बोला मेरे नाश्ते में इतनी तासीर है, एक चीज खिलाया तो उड़ गए, चले गए। जाने ये तुम्हारी पार्टी में कमजोरी है, तुम्हारी पॉलिसी में कमजोरी है, तुम्हारी नीयतों में खोट है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब और कामरान करना है। तेलंगाना के 16 पार्लियामेंट की सीट पर टीआरएस को कामयाब करना है। और मैं शुक्रगुजार हूं उन तमाम बुजुर्गों का, उन तमाम अल्लाह के नेक बंदों का और अल्लाह के नेक बांदियों का जो मुझे अपनी दुआओं से नवाज रहे। आज जब मैं यहां पर दौरा करता हूं इस इलाके में, तो हमेशा सभी आपा के पास जाकर उनसे मिलकर कहता हूं कि दुआ फरमाइए नबी खाने में। आज वहां पर जाने का मौका मिला, मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमको बड़ी इज्जत से और बड़ी शानदार कामयाबी हमको देगा। नवाब साहब कुंटे में परसों दौरा कर रहा था मैं, हमारे वहां जमात के जिम्मेदार साथ थे, तो एक हमारी ज़ईफ खातून ने कहा, अपनी दुकान पर बुलाकर कहा कि ये फूल का हार इनको पिलाना।
जरा मेरी दुकान के बाहर पिनाना। मैंने कहा अम्मा तुम्हारा फूल का हार आप नहीं पिना रहे? तो बोले बेटा 1 महीना पहले मेरी बेटी का इंतकाल हो गया, इसलिए 40 दिन तक फूल नहीं पिनाते था, मैं तुम्हारे को पिना। मेरे भाई, एक माँ है जिसने अपनी बेटी को खोया है, जो 40 दिन तक फूल छोड़िए खुशी नहीं मनाती, मगर जब एक गुनाहगार उसके सामने आता है तो कहती है कि मेरा बच्चा है, इसको फूल का हार पिला। ये जज्बा हिंदुस्तान में कहीं पर आपको नहीं मिल सकता। मैं हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर अल्लाह ने मुझे बुझाया, मगर यही जज्बा है जो दुश्मन खत्म करना चाहता है। ये जज्बा 50-60 साल की मेहनतों का नतीजा है, हमारे बुजुर्गों की दुआएं हैं। मुत्तहिद रहिए और 11 अप्रैल के दिन निकलकर अपने के कोष का इस्तेमाल करिए और इंशाअल्लाह ताला इतवार के दिन किशनबाग आउटपोस्ट के पीछे परमिशन अगर मिल जाएगा, जो मिलने की उम्मीद है, तो इंशाअल्लाह वहां पर एक मरकजी जलसा होगा और मिस्टर अकबरुद्दीन ओवैसी आएंगे वहां। और ये मीडिया वाले चला रहे, मैं अकबर साहब भी नॉमिनेशन डाले। अरे डालते बाबा, डालते, बैकअप प्लान है, बैकअप प्लान। कोई भी काम अगर अधूरा नहीं करते तो तरीका है, वो ज्यादा रीड मत करो, मैं हूं दूल्हा, मैं हूं, मेरे से मुकाबला, फिक्र मत करो। क्या तमाम से गुजारिश है, मजलिस को मजबूत करिए अपनी दुआओं से और अपने ओर से। शुक्रिया, खुदा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।